क्या आप भी उनमें से आते हैं जिनको अपने जन्म का समय एग्जैक्ट नहीं पता है? बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको अपने जन्म के समय का एग्जैक्ट अंदाज़ा नहीं होता है, जैसे कि उनको बता दिया गया है कि सुबह 8 से 10 के बीच आपका जन्म हुआ है या 10 से 1 के बीच आपका जन्म हुआ है। और जब उनको एग्जैक्ट उनके जन्म का समय नहीं पता चलता है, तब इस केस में क्या होता है कि उनकी जन्म कुंडली का लग्न कई बार परिवर्तित हो जाता है और नवमांश कुंडली तो हर 10 से 15 मिनट में परिवर्तित हो जाती है। अब नवमांश कुंडली जब जन्म कुंडली की आत्मा है, तो कहीं ना कहीं जब नवमांश कुंडली परिवर्तित हो जाती है तो फल कथन गलत आता है। क्या आप चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली का सटीक समय आपको पता चल सके? किस तरह से उसको पता किया जाता है? इस प्रोसेस का नाम होता है बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, यानी कि उस जातक की जो जन्म कुंडली उसको पता है, जैसे 10 से 12 के बीच का समय उसको पता है, तो 10 बजे से 12 बजे के बीच में जितने नवमांश चक्र बदल रहे हैं उतनी जन्म कुंडलियों को बनाया जाता है। उसके हिसाब से उनके दशाओं का आकलन किया जाता है और दशाओं का आकलन करने के बाद में जो घटना उस जातक के जीवन काल में घटित हो चुकी है, उसके आधार पर सही कुंडली का और सही जन्म के समय का चयन किया जाता है। इस प्रोसेस को बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन बोला जाता है। और किस तरह से यह होता है, किन पैरामीटर्स को देखना होता है, इस विषय में हम आज के इस कार्यक्रम में चर्चा करने वाले हैं। इसके साथ ही साथ में कुछ सामान्य ज्योतिषीय प्रश्न जो कि अष्टक वर्ग इत्यादि से संबंधित हैं, वो भी आज के इस कार्यक्रम में सम्मिलित किए गए हैं। नमस्कार, मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ द एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 164 को लेकर। इस शो के माध्यम से मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब देता हूं और आप अपने प्रश्न को इस कार्यक्रम में यदि सम्मिलित कराना चाहते हैं तो अपने नाम के साथ में अपने स्पेसिफिक प्रश्न को इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब हम बिना विलंब किए अपने प्रश्न की ओर चलते हैं और शिवानी जी के द्वारा ये प्रश्न पूछा गया है कि बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन के लिए कौन से इवेंट जैसे कि मैरिज, जॉब, एक्सीडेंट सबसे रिलायबल मार्कर्स होते हैं। तो देखिए, आपको सभी इवेंट्स को बारी बारी अध्ययन करना होगा। जिन लोगों ने, आप में से दर्शकों ने जिन्होंने भी बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन के लिए हमारे कार्यालय में संपर्क किया है, हमारे द्वारा आपको एक फॉर्म भेजा जाता है जो कि 2 पेज का फॉर्म होता है। उसमें बहुत सी चीज़ें आपके अतीत, आपके पास्ट के विषय में पूछी जाती हैं। जैसे यदि आप मैरिड हैं तो आपकी शादी कब हुई थी, आपके बच्चे कब हुए थे, किस समय से आपकी शादी की बात हो रही थी, लव मैरिज या अरेंज मैरिज आपकी है, फूड हैबिट्स आपकी क्या हैं, किस समय पर आपकी 10th हुई थी, कब आपकी 12th हुई थी, क्या पढ़ाई आपने करी है, किस समय पर आपका ग्रेजुएशन हुआ। यानी कि आपके लाइफ के मेजर इवेंट जो कि पास्ट में घटित हो चुके हैं, उन सब का एक रिकॉर्ड आपको साइड में रखना होता है और उन इवेंट्स को आपको कुंडली और दशा के आधार पर मैच करना होता है। जिस भी कुंडली पर 3 या 3 से अधिक इवेंट मैच होते हुए दिखाई देते हैं, उस कुंडली पर और सूक्ष्मता से फिर अध्ययन किया जाता है और पास्ट के सभी इवेंट को उन कुंडलियों में तलाशने का प्रयत्न किया जाता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो इवेंट होता है लाइफ का वो होता है मैरिज। मैरिज की यदि आपको डेट उसके हिसाब से मिल रही है तो कहीं ना कहीं मैरिज की इवेंट को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसके बाद में जॉब और एक्सीडेंट, इन दोनों भी इवेंट्स को मिलाना चाहिए। यदि ये दोनों भी इवेंट उस मैरिज वाली कुंडली से मैच हो जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वही आपकी जन्म कुंडली है, वही आपके जन्म का एक्चुअल समय है। तो बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन एक लेंथी प्रोसेस है। हमारे यहाँ से तो 5 से 10 दिन का समय मांगा जाता है। तो एक लेंथी प्रोसेस है, आप कितना टाइम उसमें दे रहे हो उसके आधार पर बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन किया जाता है। इसके बहुत से फ़ायदे हैं। यदि आपको आपका एक्चुअल बर्थ का समय मिल गया तो आप प्रॉपर जन्म कुंडली का अध्ययन करा के अपने आने वाले जीवन को और प्लान कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, यह शैडो गेमिंग नाम से आईडी है। इन्होंने लिखा है कि वृषभ लग्न में शनि योग कारक होते हुए अगर सिंह राशि में 4th हाउस में बैठे हों तो क्या नेगेटिव इफेक्ट देते हैं। देखिए, वृषभ लग्न की कुंडली में शनि योग कारक प्लैनेट तो हैं क्योंकि भाग्येश और कर्मेश है, लेकिन यदि 4th भाव में जाकर के बैठेंगे तो नेगेटिव इम्पैक्ट सबसे बड़ा देखने में यही आएगा कि जातक के चित्त को अशांत करेंगे। जातक मानसिक रूप से अशांत रहेगा, कई बार उसको बेचैनी महसूस होगी, माता के स्वास्थ्य में परेशानियां देखने में मिल सकती हैं। और ये शनि यदि मंगल या राहु की दृष्टि से दृष्ट हो जा रहे हैं तब कहीं ना कहीं जातक को उसके जीवन काल में हृदय जन्य रोग या बीपी या कोलेस्ट्रॉल की शिकायत भी देखने में मिलेगी। तो ये कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट हैं। ऐसे लोगों के लिए अक्सर देखने में आता है कि उनके नाम पर मकान तो हो जाते हैं लेकिन उनको असल रूप में मकान का सुख नहीं मिल पाता। जैसे हो सकता है कि उनकी नौकरी कहीं और है तो वो किराए के मकान में रह रहे हैं,
और उनका स्वतंत्र मकान, उनके नाम पर एक मकान ऑलरेडी उनके नेटिव प्लेस पर बना हुआ है। उस मकान का असल सुख उस जातक को उसकी युवावस्था में देखने में नहीं मिलता है। हालांकि जीवन के उत्तरार्ध में भूमि, भवन और वाहन के सुख से ऐसा जातक युक्त हो जाता है। तो डिले होता है हर एक चीज़ में, और कहीं ना कहीं शनि पापक ग्रह हैं तो माता के स्वास्थ्य में कुछ हद तक परेशानियाँ देते हैं। मदर को हड्डियों में, जोड़ों में दर्द की शिकायत देखने में मिलती है। और मुख्यतः आपको जो इसका नेगेटिव इफेक्ट देखने में मिलेगा वो मानसिक रूप से ही देखने में मिलेगा। मानसिक अशांति, मानसिक तनाव के रूप में इसको देखा जाता है। अननोन फियर, अनजाना डर भी ऐसे लोगों के अंदर देखने में मिलता है। और अगला प्रश्न है, ये ऋषभ जी हैं, इन्होंने लिखा है कि अष्टक वर्ग सिस्टम का रियल लाइफ प्रेडिक्शन में प्रैक्टिकल यूज़ कैसे होता है, जिस तरह से बाकी चीज़ों का होता है। अष्टक वर्ग भी वैदिक ज्योतिष का एक पार्ट है। आप उसमें स्कोर्स के आधार पर उस भाव के बल का आप निर्धारण करते हैं। सिंपल सी बात है। जैसे आपकी जन्म कुंडली में दशम भाव में ज़्यादा पॉइंट्स मिल रहे हैं, ये इस बात को प्रदर्शित करता है कि जातक अपने जीवन काल में कर्मठ होगा और अपने नाम और मान को बनाने की चाहत उसके मन में होगी। यदि 11वें भाव में अधिक पॉइंट्स हैं तो कहीं ना कहीं व्यक्ति की इनकम अच्छी होगी। यदि 11वें भाव के कंपैरिजन में 12वें भाव में अधिक पॉइंट हो जा रहे हैं तो इनकम थोड़ी सी कम होगी, लेकिन खर्च की अधिकता ज़्यादा देखने में मिलेगी। तो इस तरह से इसका आकलन किया जाता है। फिर देखा जाता है कि उस भाव का मालिक उस भाव को कितने अंक दे रहा है। ये सर्वाष्टक वर्ग में आप जाकर के देखते हो। सप्तमेश ने सप्तम भाव को कितने बिंदु दिए हैं, इससे मैरिड लाइफ का निर्धारण किया जाता है। तो प्रैक्टिकल सिनारियोज उसी तरह से हैं, लेकिन अष्टक वर्ग एक अलग टॉपिक है। इस विषय पर आप अगर दर्शक कहेंगे तो मैं एक स्वतंत्र वीडियो लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा, यदि लोगों की डिमांड होगी तो, क्योंकि बहुत सारे लोग अष्टक वर्ग में नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि ये एक डीप टॉपिक हो जाता है एस्ट्रोलॉजी का। और अगला प्रश्न जो है यह है सोनिका शर्मा जी, इन्होंने लिखा है कि सर धनु लग्न की कुंडली है, शनि केतु 4th हाउस में है, राहु बुध 10th हाउस में है, एफ्लिक्टेड मून 6th में है, राहु भी मून के नक्षत्र में है। क्या इन प्लैनेट्स की नेगेटिविटी कम करने के लिए काल भैरव अष्टकम पढ़ सकती हूँ या डेली विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ना चाहिए? देखिए, धनु लग्न की कुंडली है और शनि केतु 4थे घर में बैठे हैं, जहाँ शनि वक्री हैं। राहु बुध 10वें भाव में बैठे हैं, ये ठीक है। एफ्लिक्टेड मून कृष्ण पक्ष का शनि राहु से दृष्ट 8th लॉर्ड है और 6ठे घर में बैठा है। बिल्कुल, राहु भी मून के नक्षत्र में है। क्या इन प्लैनेट्स की नेगेटिविटी को कम करने के लिए काल भैरव अष्टकम पढ़ सकती हूँ या डेली? देखिए, आप विष्णु सहस्त्रनाम तो नित्य पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए। जिस तरह की प्लैनेटरी पोजीशन आप बता रहे हो उसके लिए विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ नित्य करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल और काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। इसके लाभ आपको ज़्यादा देखने में मिलेंगे। तो आप नित्य विष्णु सहस्त्रनाम तो आपको करना ही है, मतलब ये नेसेसिटी है, आपको करना है। इसको आप करना प्रारंभ कर दीजिए। अब बाकी यदि आपके पास में समय बचता है, आप करना चाहते हो, तो आप काल भैरव अष्टकम भी कर सकते हो। और यदि आप रोज़ नहीं कर सकते तो शनिवार के दिन कर लीजिएगा। लेकिन विष्णु सहस्त्रनाम तो नेसेसिटी है, आपको रोज़ करना है। इन सभी प्लैनेटरी पोजीशन के लिए एकमात्र सबसे बढ़िया उपाय है, आप उसको कर सकते हो। और काल भैरव अष्टकम आपको अगर आप नित्य कर सको तो बहुत अच्छा, नहीं तो आप शनिवार के दिन इसको कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, इतने ही प्रश्नों को दी एस्ट्रोलॉजी शो के 164th एपिसोड में सिलेक्ट किया गया था और इतने ही प्रश्नों के जवाब को लेकर के आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि आप सभी दर्शक मेरे द्वारा दिए गए जवाबों से संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। अपने प्रश्न को इस कार्यक्रम में सम्मिलित कराने के लिए अपने नाम के साथ में अपने एक स्पेसिफिक प्रश्न को इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।